हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको नीभा पीसीएस पे। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग एसएससी सीजीएल जिसका एग्ज़ाम 2024 में होना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट किए हैं। हम लोग जीएस सेक्शंस का एनालिसिस करेंगे। तो इस सीरीज के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 3 को करेंगे। सेट नंबर 1 और 2 को कर चुके हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है। सती प्रथा का जो अभिलेखीय उदाहरण मिला था वह किस काल में मिला था। तो यह गुप्त काल में मिला था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगर हम लोग बात करें सती प्रथा का, तो सती प्रथा का पहला साक्ष्य एरन अभिलेख में मिला था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी के द्वारा पूछा गया है कि सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहाँ मिला था। तो एरन अभिलेख में मिला था। एरन अभिलेख के लेखक भानुगुप्त हैं। एरन अभिलेख किसका है दोस्तों? भानुगुप्त का। याद रखिएगा, एरन अभिलेख जो है वह बेतवा नदी के किनारे है। कहाँ है? बेतवा नदी के किनारे। अगर हम बात करें सती प्रथा का, तो सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1829 में, कब हुआ था दोस्तों? 1829 में राजा राममोहन राय के सहयोग से, राजा राममोहन रॉय इन्हीं के सहयोग से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। एरन अभिलेख का पुराना नाम, एरन जो अभिलेख था दोस्तों, उसका पुराना नाम जो था वह स्वभोग नगर भी था। क्या था? स्वभोग नगर। तो एक क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट्स को याद रखना है। देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वह अपनी राजधानी सीरी के नाम से बनाया था। अब बात करें अलाउद्दीन खिलजी का। था अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासन किया था दिल्ली पे। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसफ है। अली गुरसफ बहुत बार पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या है। तो अली गुरसफ है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा, सीरी का किला, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीरी का किला में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि शेर शाह बनवाया था कि अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हौज खास, ये बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ही था जो राजस्व के कर को कृषि की उपज का, जितना कृषि का उपज होता था ना दोस्तों, इसको खराज नाम से जानते थे। कृषि पर जो कर लगाया गया था वह खराज कर था। तो ये कृषि के उपज का 50% सबसे अधिक राजस्व कर लगाने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार का कर लगाया था। जजिया कर, जो गैर ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। एक लगाया था गराई कर, एक लगाया था जकात कर। ये 3 कर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में है कि इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल, आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। इसकी शुरुआत 2008 में हुआ था। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुआ था और 2008 का जो फाइनल था वह राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जीता गया था। 2008 में जो फाइनल हुआ था दोस्तों, उस समय राजस्थान विजेता था। 2024 का जो आईपीएल है, 2024 में जो आईपीएल हुआ है वह 17वें क्रम का आईपीएल था। इसमें केकेआर ने क्या किया है? जीता है। किसको हराकर? तो एसआरएच को 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम
किया है। अगर बात करें कि 2024 का जो फाइनल मुकाबला हुआ था वह चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। इसमें ऑरेंज कप बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि ऑरेंज कप किसे मिला था। तो 2024 में ऑरेंज कप विराट कोहली को मिला था। ये सबसे अधिक रन मारने वाले खिलाड़ी को मिलता है, तो विराट कोहली को मिला था। और एक होता है पर्पल कप। तो पर्पल जो कप है दोस्तों वह हर्षल पटेल को मिला था। किसको मिला था? हर्षल पटेल को, याद रखिएगा। और सबसे अधिक बार आईपीएल का किताब, सबसे अधिक बार मैक्सिमम आईपीएल का किताब सीएसके और एमआई मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग, ये दोनों 5 बार जीते हैं। और 2024 का जो आईपीएल हुआ है उसमें टोटल 10 टीम भाग लिए हैं। कितना टीम लिया था दोस्तों? 10 टीम। ये 10 टीम कौन था दोस्तों? तो सीएसके, डीसी, जीटी, केकेआर, एलएसजी, एमआई, पीवीकेएस, आरआर, आरसीबी और एसआरएच, ये 10 टीम 2024 के आईपीएल में भाग लिए थे। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में है कि जोनपा लेगसो डैश का एक स्वागत नृत्य है। जोनपा लेगसो जो है वह कहाँ का स्वागत नृत्य है, यानी स्वागत के टाइम इस गीत को गाया जाता है। तो यह भूटान का है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग तड़ित झंझावत कहते हैं। अगर बात करें भूटान की, तो भूटान की जो मुद्रा है वह डुलड्रम है। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल जो है, राष्ट्रीय खेल वह तीरंदाजी है। तो याद रखिएगा, भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। भूटान की मुद्रा डुलड्रम है और इसका राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है। तो धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है, यह आर्टिकल 28 में वर्णन किया गया है। अब बात करें आर्टिकल 29 का। तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है। आर्टिकल्स अगर बात करें 30 का, तो आर्टिकल 30 जो है वह अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। आर्टिकल्स अगर 27 की बात करें, तो आर्टिकल 27 जो है वह हमारे धार्मिक संप्रदाय के लिए प्रचार या रख रखाव के लिए कोई कर या टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं करता है। अगर हम किसी धन को रखे हैं अपने धार्मिक प्रचार प्रसार करने के लिए, रख रखाव करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, तो आर्टिकल 27 में कहता है कि इस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, जैसे समानता का अधिकार। हमारे संविधान में समानता का अधिकार है जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच है। आर्टिकल 14 में समता का अधिकार है। आर्टिकल्स जो 15 है दोस्तों, इस आर्टिकल्स 15 में लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में है कि लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता होगा, किसी सबको बराबर अवसर प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल 17 में है छुआछूत का अंत, यानी अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। अब बात करें स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह आर्टिकल 19 से दिया गया है दोस्तों 22 तक। आर्टिकल्स 19 से 22 तक है। 19 में जिसको प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं या बोलने की स्वतंत्रता कहते हैं, वह आर्टिकल्स 19 के सब क्लॉज अ और द में है। इसको याद रखिएगा कि 19 का ए और अ में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। आर्टिकल 19 के ए के बोलने के जो स्वतंत्रता दिया गया है, इसी में हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता का यूज करते हैं। आर्टिकल 23 में क्या है कि बलात् श्रम। आर्टिकल 23 क्या है कि बलात् श्रम और
जो मानव दुर्व्यापार होता है उस पे रोक है। आर्टिकल 24 में है दोस्तों, आर्टिकल 24 में है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आर्टिकल 24 में क्या है, आर्टिकल 24 में है कि किसी भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी भयानक यानी जिसपे रिस्क वाला काम हो उस खान ये सब में नहीं उससे काम करा सकते हैं। अब है धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 22 तक तो हो गया दोस्तों क्या? तो 22 तक हमारा क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। 23 और 24 क्या था? 23 और 24 में था कि मतलब बलात्संग में नहीं करवाना है 23 में, 24 में था कि 0 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी भयानक कारखाने ये सब पर काम नहीं करवाना है। धार्मिक स्वतंत्रता हमारा आर्टिकल 25 से 28 के बीच वर्णन है, याद रखिएगा। और संवैधानिक अधिकार जो है हमारा, संवैधानिक अधिकार जिसको उपचार कहते हैं, संवैधानिक उपचार, वह हमारे आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस होता है तो वह व्यक्ति न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा न हाई कोर्ट जाएगा, डायरेक्ट आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट में अपना जा सकता है। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में है कि दिए गए चित्र में कार्बनिक यौगिकों के नामों के सही सेट का चयन कीजिए। इसमें सही नाम क्या है? तो इसका क्या है? तो इसका सही नाम है प्यूराइन। इसका नाम क्या है दोस्तों? प्यूराइन। इसका नाम है क्या? पीरिडीन। इसका नाम क्या है? थायोफिन। अब अगर हम बात करें तो एक होता है बेंजीन। क्या है दोस्तों? बेंजीन। बहुत बार पूछा गया है। तो बेंजीन के फॉर्मूला C6 और H6 होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में है कि भारत न्याय रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत में न्याय वितरण में 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों प्रत्येक 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले में कौन से राज्य पहले स्थान पर है? तो इसमें महाराष्ट्र जो था दोस्तों पहले स्थान पर था। देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में है कि किसी भौतिक इकाई को उस क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो चालक के प्रति मीटर प्रति एम्पीयर बल के लिए 1 न्यूटन का उत्पादन करती है। तो 1 न्यूटन का उत्पादन करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, नहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई जो मात्रक होता है वह टेस्ला होता है। पास्कल जो होता है दोस्तों वह दाब का एसआई मात्रक है। कूलम्ब जो है वह आवेश का एसआई मात्रक है। कैंडला जो है वह ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक, इसको याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एसआई मात्रक की बात करते हैं। जैसे बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो इतने आप लोग याद रखिएगा एसआई यूनिट। देखते हैं 9 नंबर। 9 में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? तो मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देगा। आर्टिकल 167 में इसी का वर्णन है कि मंत्रिपरिषद जो निर्णय लेगा वह सूचना राज्यपाल को देगा। कौन देगा? तो मुख्यमंत्री। देखिए मुख्यमंत्री जो होता है विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी कि सीएम की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। इससे किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। राज्यपाल जो है वह सीएम की क्या करता है? नियुक्ति करता है। और मुख्यमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन बिना मुख्यमंत्री की सहायता से राज्यपाल किसी भी अन्य मंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी भी मंत्री के सलाह के बिना राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। देखते हैं 10 नंबर। 10 में है मिलान करना है कि गाउसर रोग क्या होता है? तो ये ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज, एक का डी होगा। और देखिए हंटर संरक्षण ये क्या होगा? तो इडुरोनेट 2 सल्फाफेटेज सी होगा।
टे साक्स रोग किसी का नाम, तो हेक्सोसाइमिडेंस ए, बी में मिलेगा, और जो बच गया दोस्तों ए में मिलेगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि थालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो थालो जो है वह गोवा राज्य का लोक नृत्य है। अगर कुछ हम लोग शास्त्रीय नृत्य की बात करें कि भारत में कुल कितना शास्त्रीय नृत्य है, तो भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। अभी वर्तमान में 6 नृत्य को दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की दर्जा देने का बात चल रहा है। तो अगर बढ़ेगा भी दोस्तों, अगर जिस दिन 9 होगा तो वह 6 को ऐड किया जाएगा। तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो देखते हैं कौन कहाँ का है। तो जो तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु का क्या है दोस्तों, तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है या मोहिनीअट्टम ये केरल का है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया कहाँ का है, तो सत्रिया असम का है। कथक कहाँ का है दोस्तों, तो कथक जो है वह उत्तर भारत में है, विशेष रूप से यूपी में। और उड़ीसी का क्या है, उड़ीसा का उड़ीसी है, और मणिपुर का मणिपुरी है। तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। ये एसएससी का फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसको कवर कर ही लीजिएगा। देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में है कि 16 जुलाई 2021 के एक आदेश के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2021 में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की शुरुआत की, जिसके माध्यम से इसके महत्वपूर्ण निर्णयों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जेल अधिकारियों और जांच एजेंसियों को भेजा जा सकता है। तो उसका नाम था फास्टर। फास्टर के द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जेल अधिकारियों को और जो भी जांच एजेंसी है उनको हम लोग भेज सकते हैं। देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में है कि बंगाल के दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी। तो यह रॉबर्ट क्लाइव की ही दिमाग की उपज थी बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था। चलिए, डलहौजी के ही शासनकाल में दोस्तों 1853 में भारत में प्रथम रेल चला था, जो 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच चला था। तो याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। 14 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपादान भुगतान का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा उपादान है, यह पेंशन है, यह भुगतान का उदाहरण नहीं है। किसी को वेतन देते हैं तो उसके पारिश्रमिक के बदला देते हैं तो उसको भुगतान करते हैं। किसी को किराया देते हैं तो उसको या तो कोई कार का किराया देते हैं, किसी का व्हीकल्स का देते हैं, कोई रूम रेंट लेके रह रहे हैं तो उसका किराया देते हैं, तो उसके बदले में दिया जाता है। ब्याज, अगर किसी से आप मूलधन लिए हुए हैं, प्रिंसिपल लिए हुए हैं, तो उसके बदले देते हैं ब्याज। लेकिन यह पेंशन जो है दोस्तों वह इसके अंतर्गत नहीं आता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नारली पूर्णिमा भारत के किस राज्य में मानसून के मौसम के अंत तक का प्रतीक होता है। यह नारली पूर्णिमा जो है दोस्तों वह महाराष्ट्र में, राज्य जो है महाराष्ट्र, उसमें मौसम के अंत तक का प्रतीक होता है। और पश्चिम बंगाल में दोस्तों एक जो होता है उसको, जो गर्मी के दिन होता है उसको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, जिसको उत्तर भारत में गर्म भरी हवाओं को लू कहा जाता है। उड़ीसा ये सब में नॉर्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में है कि निम्नलिखित भारतीय संगीत निर्देशकों में से किसे 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्हें मुख्यतः भारत के एक प्रमुख ढोल वादक ड्रमर के रूप में भी जाना जाता है। यह शिवमणि को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। शिवमणि जो है वह ढोल वादक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि शिवमणि किस वादक से संबंधित है, तो ये ढोल वादक है। देखते हैं 17 नंबर।
17 नंबर में है कि निम्नलिखित में से भिन्न की पहचान करें। जो सबसे अलग है उसको पहचान करना है। तो श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, आधुनिक कृषि तकनीक, बीज उर्वरक, जल तकनीक, ये सब कृषि से तीनों संबंधित है दोस्तों, और श्वेत क्रांति अलग है। अगर बात करें श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति 1970 के दशक में हुआ था। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। वर्गीज कुरियन, इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगर हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति सबसे पहले फिलीपींस देश में स्टार्ट हुआ था। विश्व में हरित क्रांति का जनक, अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन जो है उनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति शब्द का उपयोग सबसे पहले विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि विलियम गॉड के द्वारा हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया था। हरित क्रांति में सबसे अधिक जो प्रभावित हुआ था फसल दोस्तों, वह गेहूं था। क्या था? वह गेहूं था। गेहूं फसल सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। इसमें हाई इल्ड, इसको क्या कह सकते हैं? हाई इल्ड, HIV, हाई इल्ड, EILD, हाई इल्ड वेराइटी जो था उस बीज का उपयोग किया गया था। और सबसे अधिक जो प्रभावित क्षेत्र था वह यूपी और हरियाणा सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था हरित क्रांति से। देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जो है वह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। कांडला एयरपोर्ट जो है दोस्तों वह गुजरात में है, इसको याद रखिएगा। देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में है कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में है, जिसका नाम धूमकेतु राष्ट्रीय उद्यान या हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। जिम कॉर्बेट को हैली नेशनल पार्क, वर्तमान में उसका नाम करेंट में जिम कॉर्बेट का रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। तो आप करेंट से इसको अपडेट करके याद रखिएगा कि रामगंगा नेशनल पार्क। असम में मानस और काजीरंगा दो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि असम में मानस और काजीरंगा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में है कि भारतनाट्यम की मशहूर शख्सियत मृणालिनी विक्रम साराभाई को निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए भी जाना जाता है? तो यह कथकली या भारतनाट्यम से तो है ही दोस्तों, लेकिन यह कथकली नृत्य को भी करते हैं। तो यह कथकली और भारतनाट्यम दोनों से संबंधित है। तो भारतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वह तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का। उड़ीसी कहाँ का है दोस्तों? तो ये उड़ीसा का ही है। और कथक कहाँ का है? तो यह यूपी का है, उत्तर भारत में है, विशेषकर यूपी। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, आंध्रा। और कथकली कहाँ का है? तो यह केरला का है। इतने फैक्ट्स को याद रखिएगा। देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में है कि अनार, बैगन, काला गाजर और लाल पत्ता गोभी में फिनोलीय समूह से संबंधित कौन सा जल में घुलनशील वर्णक मौजूद होता है? तो इसमें जो होता है दोस्तों एंथोसायनिन जो उर्वरक होता है वह जल में घुलनशील होता है। अगर कुछ विटामिन की बात करें जो जल में घुलनशील होते हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। और वसा यानी फैट, इसमें जो विटामिन होता है ए, डी, के, ई, ये जो विटामिन है वसा में घुलनशील होते हैं। ये जो विटामिन है वह जल में घुलनशील होते हैं।
देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में है कि दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन क्या है? तो केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, यह सही है। और दिन और रात की जो अवधि होता है वह विषुवत रेखा पर बराबर होता है, याद रखिएगा। देखते हैं 23 नंबर। 23 में है कि किस खिलाड़ू को घरेलू फार्मा प्रमुख कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड ने 2022 में अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, उसमें मैरी कॉम को नामित किया गया था। देखते हैं 24 नंबर। 24 में है कि निम्नलिखित में 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में डैश मिशन भेजा था। तो 1942 में जो आया था दोस्तों वह क्रिप्स मिशन आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी डैश द्वारा की गई थी। तो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों उसकी मेजबानी भारत के द्वारा किया गया था। तो चलिए आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों आपको जिस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए उसका कमेंट एक बार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम जान सकें कि आप लोगों को किस सेट का ज़्यादा ज़रूरी है, वह सेट आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।